रमेश के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें से एक रमेश भी था। अब रमेश धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर रमेश बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि रमेश कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह स्थिति में लौटा नहीं सकता, लेकिन काम करवाता हूं तो मुझे दुगना फायदा होगा। सेठ ने रमेश से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, तुझे 200 ही दे पाऊँगा। मरता क्या न करता। रमेश ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वह सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीनों में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उससे कुछ जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है और वह रमेश को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने रमेश को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को विचार आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे वह हाथ फैलाएगा। एक दिन सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुम काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला दूँगा। यह सुनकर रमेश का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीनों से कम ही सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना तो जा रहा था, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रमेश ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझे इस समय काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर रमेश को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीनों की तनख्वाह बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा
और अपने आंगन में आया तो उसने देखा रमेश उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? रमेश बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पर रख लीजिए, आप जानते हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा रमेश अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रमेश फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो रमेश सेठ के हका लाने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछा, तू कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब रमेश ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर पर जाता हूँ और भूख से बिलबिलाते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता है। अगले दिन रमेश के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी सगी संबंधी के यहाँ चला गया। वहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ अब रमेश नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम आई, लगता है रमेश से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर रमेश नहीं बैठा था, लेकिन रमेश का विचार अब भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, रमेश इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को रमेश की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को रमेश का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि रमेश घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में चला गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में रमेश चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवाकर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सेठ रमेश का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि रमेश की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पर पड़ा हुआ है।
यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने रमेश के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया।